अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स आज की वीडियो का टॉपिक है डीप सी फोर स्टेप सिंक्रोनाइजिंग पर कोरस एंड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड व्हाट द डीप सी फोर स्टेप टू सक्सेसफुल सिंक्रोनाइजिंग आर understand why it is important to perform the deep sea first step to successful synchronizing understand when to perform the deep sea first step to successful synchronizing learn how to perform the deep sea first step to successful synchronizing ये जो हमारे 4 स्टेप हैं डीप सी सिंक्रोनाइजिंग के ये क्यों ज़रूरी है ये आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें प्लीज़। अच्छा वीवर्स, सबसे पहला जो स्टेप है डीप सी फर्स्ट स्टेप सिंक्रोनाइजिंग का वो है कंट्रोल ऑफ गवर्नर, कंट्रोल ऑफ AVR। गवर्नर का कंट्रोल होता है हमारे फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए और AVR का कंट्रोल होता है हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हमारा जनरेटर सिंक्रोनाइजिंग के काबिल है फिर ही हम इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे गवर्नर की पोटेंशियोमीटर की जो ऑप्शन होती है जिसको एनालॉग इनपुट कहते हैं उस पर हमने एक पोटेंशियोमीटर लगा के उसकी स्पीड को फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे करना होता है, कम ज़्यादा करना होता है। जैसे कि 47.5 से 50 और 50 से 52.5। अगर हमारा पोटेंशियोमीटर ये फ्रीक्वेंसी हमारी जनरेटर की गवर्नर की ऊपर नीचे कर देता है तो ये सूटेबल है हमारे सिंक्रोनाइजिंग के लिए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के गवर्नर होते हैं जैसे वुडवर्ड का है, GAC का है, हमारा ESD है 5500E। कोई भी आप गवर्नर लगा लें, ECU लगा लें, ECM लगा लें, सभी में ही एनालॉग इनपुट की ऑप्शन होती है और जिनमें नहीं होती वो सिंक्रोनाइजिंग के लिए सूटेबल नहीं होते। इसी तरह हमारे AVR मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, उनमें भी अगर हमारे पोटेंशियोमीटर की ऑप्शन अवेलेबल है, हमारे वोल्टेज 10% ऊपर नीचे हम कर सकते हैं तो फिर हमारा डीप सी जो स्विच 1 और स्विच 2 की रेंज है उसके थ्रू हम अपने गवर्नर और AVR को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारी आ जाती है मीटरिंग में हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वो हमारा CT आ जाता है जिसको करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। CT में 3 तरह की वायरिंग होती है। एक तो होती है कि आपने रेड फेस पे रेड CT दी और उसकी जो पहली वायर है वो आपने ला के मॉड्यूल के फर्स्ट पॉइंट पे रेड पे दे दी। येलो वाली CT लगाई, उसकी जो पॉइंट है वो येलो पे, ब्लू वाली ब्लू पे और न्यूट्रल वाली बॉडी के साथ शॉर्ट करके उसको न्यूट्रल में दे देते हैं। तीनों सीटीओ का पैरेलल वो मैं आगे जाके ड्राइंग में आपको CT का भी दिखाऊंगा। और अगर हमारे किलोवाट रिवर्स जा रहे हैं तो वो हम CT के ऊपर वाली पोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं। CT हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोड शेयरिंग में। अगर हमारी CT की करेक्ट ना होगी तो वो हमारे किलोवाट पूरे शो नहीं हो गए और अगर पूरे किलोवाट शो नहीं होते तो वो शेयर नहीं करेगा दूसरे DG के साथ। नंबर 3 पे हमारी आ जाती है कम्युनिकेशन बेसिक हमारा होता है MSC लिंक। ऑल मॉड्यूल कम्युनिकेट ऑन द MSC लिंक। मिनिमम 2 जनरेटर्स होते हैं जिनको हम कम्युनिकेट करते हैं, पैरेलल चलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 32 DG तक डीप सी 8610 सीरीज जो है वो आपस में सिंक करने के सलाहियत रखती है। तो चाहे जनरेटर 1 हो, जनरेटर 32 हो, किसी एक की भी अगर हमने ये 4 स्टेप वाली कंप्लीट कर ली प्रोग्रामिंग तो आपको मुश्किल नहीं होगी जितने मर्जी जनरेटर हो। नंबर 4 पे सिंक चेक फेज चेक अक्रॉस द स्विच गेट। इसमें ये होता है कि दोनों जनरेटर्स के जो हमारे ब्रेकर्स पे आ रहे होते हैं, एक ब्रेकर की इन साइड पे और दूसरा ब्रेकर की आउट साइड पे, यानी V1 और V2 के जो वोल्टेज हैं वो हमारे फेस टू फेस, रेड टू रेड, येलो टू येलो, ब्लू टू ब्लू ही होने चाहिए। ये नहीं है कि रेड वाला जो फेज़ वो हमारे दूसरे जनरेटर की किसी भी मिसिंग की वजह से येलो पे लग जाए। ये इंतहाई एक डेंजर पॉइंट होता है। अगर हम यहाँ पे माइनर से भी गलती करें तो फिर हमारा ब्लॉस होने
से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे जनरेटर्स ने एक तो उसने ऑन कर दिया, लेकिन जब दूसरे का स्विच ऑन होगा तो वो उसको ब्लास्ट करेगा। तो इन चीज़ों की पहले आप स्विच 1 और स्विच 2 की सेटिंग, फिर आपने सीटीज़ की सेटिंग, फिर कम्युनिकेशन और एंड पे सिंक चेक, ये 4 स्टेप अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपकी ये सक्सेसफुल सिंक्रोनाइजिंग हो जाएगी। बाकी चीज़ें उसकी छोटी मोटी सेटिंग्स होती हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। कर लें तो बेस्ट है, ना करें तो फिर भी आपका गुजारा हो जाता है। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह के मुख्तलिफ होते हैं गवर्नर। जैसे ये हमारा EFC इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल कंट्रोल कार्ड है GAC का, ये इसके साथ हमारा ECU है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी की जो है ये सिंक्रोनाइजिंग वो शो करवा रहा है। अगर हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं तो इस तरह से हमारा मॉड्यूल इसकी फ्रीक्वेंसी को ओके कर देते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारे वोल्टेज का है AVR ने हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करना होता है, और गवर्नर ने फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना होता है। तो इसमें पोटेंशियोमीटर जो है अगर वो अवेलेबल है जिस भी AVR में, तो वो हमारे लिए सूटेबल होता है। और इस तरह से ये एक तरफ फ्रीक्वेंसी और एक तरफ वोल्टेज, ये हमारे एंगल जो है अगर हमारे उस रेंज में आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी और हमारे वोल्टेज, तो फिर हमारी सिंक आपस में मैच हो जाती है और हमारा लोड पैरेलल चलना शुरू हो जाता है। अच्छा भी बस इसमें वो बता रहा है कि जिन गवर्नर और AVR में इनपुट्स की होती है ऑप्शंस, वो सूटेबल होते हैं हमारे सिंक्रोनाइजिंग के लिए। और जो गवर्नर्स जिनमें हमारी वेरिएबल्स अवेलेबल होती हैं काम ज़्यादा करने के लिए, ट्रिमर वगैरह लगे होते हैं जैसे कि GAC EST 5500 है, तो इनके लिए हमें कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारे ECM वाले इंजन्स हैं, क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होती, तो इनके लिए हमें कैन भी यूज़ करनी पड़ती है। कैन की मदद से फिर हम इनका कंट्रोल करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, कुछ इस तरह से होता है इसका पोटेंशियोमीटर लगा के, तो फिर हम इसका जो सेंटर होता है वो 6 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ पे, और इसको मिनिमम अगर हम करें एंटी क्लॉक तो 4 वोल्ट 47, और फुल पे करें तो 8 वोल्ट 53 पे आते हैं। तो ये हम इस तरह से पोटेंशियोमीटर लगा के इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा गवर्नर काम कर रहा है या नहीं। जैसे कि इस तस्वीर में एक गवर्नर दिखाया गया है जो कि हमारा EST 5500 से रिलेटेड है। तो इसमें पहले 2 पैरामीटर जैसे हमारी सप्लाई के आ जाते हैं, फिर हमारे एक्चुएटर के आ जाते हैं, और उसके बाद ये हमारा ट्रिमर ऊपर आ जाता है, और उसके बाद MPU आ जाता है। ये जो हमने ग्रीन सर्कल किया हुआ है ये हमारा स्पीड ट्रिमर होता है। इसको हमने 7 और 9 पे लगाना होता है। तो इस तरह से ये ट्रिमर हमारा ना काम करता है कि अगर हम मिनिमम पे रखते हैं तो वो हमारे 47 फ्रीक्वेंसी पे चला जाता है जनरेटर। अगर इसको मिड में रखते हैं 6 वोल्ट पे, जैसे कि एरो के निशान से आप देख रहे हैं, तो ये फिर 50 पे आता है। अगर इसको 8 वोल्ट पे मैक्सिमम पे करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 52.5 पे। ये इन्होंने इसकी दिखाई भी हुई है कि ये इस तरह से 4 6 8 वोल्ट और ये फ्रीक्वेंसी को इस तरह से एडजस्ट करता है, और ये इसकी स्विच 1 और स्विच 2 की सेटिंग भी दिखाई हुई है। ये आगे इन्होंने डीप सी का वो दिखाया हुआ है गवर्नर और AVR को कंट्रोल करने का तरीका। ये किस तरह से हम स्विच 1 की मदद से, पहले पीछे हम पोटेंशियोमीटर की मदद से दिखा रहे थे कि हम फ्रीक्वेंसी को किस तरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम अपने सेंटर स्विच 1 और स्विच 2 की मदद से हम अपने उसी पोटेंशियोमीटर की तरह DC 8610 सीरीज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को ऑटोमेटिक चलाने के लिए। इसकी एक दफ़ा स्विच 1 स्विच 2 की सेटिंग हो जाए तो ये फिर कंटिन्यू उसी तरह चलता रहता है, और जो हमने नॉमिनल वोल्टेज इस पे एडजस्ट किए होते हैं
ये उसी पे ही अपने लोड को शेयर करता है। तो अमूमन 50 जो है हमारे फ्रीक्वेंसी और 230 या 240 हमारे वोल्टेज एडजस्टिंग होती है। स्विच 1 और स्विच 2 की मैंने डिटेल से वीडियो पिछली वीडियो में मैंने शो करवा दी है कि किस तरह से स्विच 1 और स्विच 2 काम करता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो S1 S2 वाली देख सकते हैं। तो सिंपली मैं शॉर्ट सा आपको बता दूं कि सेंटर वाला जो होता है नॉमिनल वोल्टेज या नॉमिनल फ्रीक्वेंसी को हमने स्विच 1 पे एडजस्ट करके इसकी वेरिएबल जो ट्रिमर है इसको आस्ता आस्ता आगे लाना होता है। और जब ये 50 पे आ जाती है तो फिर हम इसके दोबारा वहाँ पे जाके नॉमिनल वोल्टेज और नॉमिनल फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे बढ़ा के और कम करके स्विच 2 की रेंज को वहाँ पे लाना होता है और एंड पे जाके स्विच 2 को वहीं पे छोड़ के फिर 50 पे एडजस्ट कर देना होता है। तो ये इस तरह से हमारी सेटिंग्स होती हैं स्विच 1 और स्विच 2 की। तो वो वीडियो में आप देख सकते हैं। अच्छा भी बस नेक्स्ट हमारा आ जाता है लोड शेयरिंग पर, हाउ इज़ इट्स अचीव्ड। अच्छा लोड शेयरिंग में ना हमारी ये दो चीज़ें आ जाती हैं। ये तो हमारे आ जाते हैं कॉमन जनरेटर के, दोनों सेम रेटिंग के हमारे जनरेटर हैं। और दूसरा हमारा आ जाता है कि ये जनरेटर हमारा ज़्यादा कैपेसिटी का है, जैसे कि 100 kVA और दूसरा हमारा 200 kVA के। तो इसमें हमारे लोड शेयर में हमारे स्विच 1 स्विच 2 की गवर्नर AVR की जस्टिंग से MSC लिंक से हमारे CT से ये 33% कंसीडर करता है दोनों को। यानी ये ऑटोमेटिक उसको 100 वाले को 33 किलोवाट पे, 100 किलोवाट वाले को, और जो हमारा 200 किलोवाट है उसको हमारा 66 किलोवाट पे, इस तरह से ये मैनेज करता है। तो ये लोड शेयर जो होता है, ये लोड शेयरिंग ये किलोवाट और KVA लोड पे होती है। ये नेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ। अच्छा लोड शेयरिंग में जो हमारी फर्स्ट आती है वो होती है एक्टिव पावर किलोवाट कंट्रोल। जो डब्सी मॉड्यूल होता है वो मेजर करता है, पैमाइश करता है किलोवाट को, जिसको हम लोग KW से भी जानते हैं, इसको एक्टिव पावर भी कहते हैं, वोल्टेज की सेंसिंग से और करंट ट्रांसफार्मर से। The DPC module knows how much kilowatt the generator need to produce because of the MSC link। तो MSC लिंक की वजह से हमारा दूसरा जनरेटर ये मालूम करता है कि हमारा जो पहला जनरेटर है वो कितना किलोवाट पैदा कर सकता है। The governor control the supply of fuel to the engine when engine speed is keep the same or fuel increase the engine supply of kilowatt। तो फिर वो उस किलोवाट तक अपना लोड उठाने के लिए गवर्नर को आस्ता आस्ता उतनी स्पीड तक कंट्रोलिंग देता है। यानी कि हमारा जो DPC मॉड्यूल है उसकी जो पैमाइश है किलोवाट की वो वोल्टेज और करंट ट्रांसफार्मर के ज़रिए है। और वो MSC लिंक से देखता है कि हमारा जनरेटर जो है दूसरा वो कितने किलोवाट तक चल सकता है, जो हमने उसकी CTs की सेटिंग दी होती है। फिर उस हिसाब से वो हमारे फ्यूल को हमारे उस लोड के मुताबिक किलोवाट के मुताबिक लेके चलता है। अच्छा लोड शेयरिंग में जैसे हमारे किलोवाट शेयर होते हैं उसी तरह हमारे रिएक्टिव पावर KVAR भी शेयर होते हैं। और ये सेम DPC मॉड्यूल उसी तरह हमारे KVAR को भी पैमाइश करता है, मेजर करता है, जिस तरह से हमारे किलोवाट को करता है वोल्टेज की सेंसिंग से और करंट ट्रांसफार्मर से। और उसके उसी तरह ही किलोवाट की तरह KVAR को MSC लिंक के ज़रिए मापता है, जानता है कि वो कितने पावर पैदा कर सकता है। नंबर 3 AVR का जो कंट्रोल होता है वो एक्साइटेशन करंट पर होता है, एक्साइटर पर होता है, जबकि हमारे किलोवाट का गवर्नर के फ्यूल पर होता है। अच्छा व्यूअर्स हमारी समरीज में हमारा जो इंजन गवर्नर होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, फेस कंट्रोल को करता है, और हमारा एक्टिव पावर किलोवाट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि हमारा जो अल्टरनेटर AVR है ये हमारे वोल्टेज कंट्रोल को रिएक्टिव पावर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जबकि हमारे वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट जो है
वो हमारे 80 पावर किलोवाट की मॉनिटरिंग से और 80 पावर किलोवाट की मॉनिटरिंग से ये दोनों चीज़ें होती हैं। MSC लिंक के ज़रिए हमारे लोड का पता चलता है, शेयरिंग का। MSC लिंक हमारे एक्टिव पावर और हमारे रिएक्टिव पावर दोनों की लोड शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये गवर्नर हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी, फेज़ और एक्टिव पावर के लिए। अल्टरनेटर AVR हमारा आ जाता है वोल्टेज और रिएक्टिव पावर के लिए। और जो हमारे वोल्टेज करंट मेजरमेंट है ये एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर की मॉनिटरिंग के लिए होते हैं। और MSC लिंक होता है लोड शेयरिंग के लिए एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के। अच्छा व्यूअर्स, हाउ टू चेक DC 4 स्टेप टू सिंक्रोनाइजिंग। नंबर 1 पे कंट्रोल आ जाता है, नंबर 2 पे मेंटेन, नंबर 3 पे कम्युनिकेशन, नंबर 4 पे सिंक। अच्छा व्यूअर्स, कंट्रोल में हमारे ये चारों स्विच आ जाते हैं, 1 गवर्नर, 1 AVR, 2 गवर्नर और 2 AVR। इसकी लास्ट वीडियो में मैं डिटेल बता चुका हूँ, मैं नेक्स्ट चलूँगा, इस पे स्टॉप नहीं करूँगा। अच्छा व्यूअर्स, अगर हमारे कंट्रोल प्रॉब्लम नॉट परफॉर्म, लोड शेयरिंग इज अनस्टेबल, सिंक्रोनाइजिंग टेक अ नॉन टाइम एंड इज इरेटिक। अगर हमारी वाइब स्टेबिलिटी आ रही है, वाइब्रेशन हो रही है, हमारा लोड झिमलाहट हो रहा है, तो इसमें हमारी या तो AVR की या हमारे गवर्नर की कोई एक हमारी या दोनों में हमारी कोई ना कोई किसी जगह पे मिसिंग ज़रूर हुई है। या हमारा MSC लिंक जो है वो प्रॉपर नहीं है, या हमारी जो सिटीज़ की हैं वायरिंग वो प्रॉपर नहीं है। तो ये आपने चेक करना है कि हमारे कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है और उसके सारे स्टेप को आपने क्लियर करना है। Metering chest city connection ensure that generator bus is not live and the other generator breakers are open. Start the generator and once available close the generator breaker. अच्छा व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एक मशवरा दूंगा कि बेहतर ये होता है कि 1 बाय 1 ना ये जनरेटर को ऑटो से ऑफ करके उसकी पहले हम ये वाली जो सिटीज़ के कनेक्शन हैं इस पर लोड डाल के लैदा से चेक कर लिया जाए और फिर दूसरे जनरेटर को लैदा से लोड डाल के चेक कर लिया जाए कि हमारे सिटी कहीं रिवर्स तो नहीं है या उसके फेजेस कहीं उल्ट तो नहीं है। क्योंकि अगर वो दूसरे जनरेटर के साथ सिंक होके हमारा लोड डालेंगे तो उसमें हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो। तो उससे बचने के लिए आप लैदा जनरेटर्स को टेस्ट कर। अच्छा व्यूअर्स, ये नंबर 3 पॉइंट के मुताबिक अप्लाई प्योरली रेजिस्टिव लो अराउंड 10% ऑफ द जनरेटर साइज अक्रॉस दी 3 फेजेस। इसमें आप हीटर रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो हमारा प्योर रेजिस्टिव लोड होता है और वो हमारे किलोवाट Z बता देता है कि हमारे मॉड्यूल पे इतने किलोवाट आपने डालने हैं लोड के। तो ये मॉनिटरिंग जो होती है सिटी की चेक करने के बेहतरीन तरीके है। तो वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि करेक्ट वायरिंग क्या है, रॉन्ग वायरिंग क्या है। अच्छा फिर इफ द सिटीज ऑन L1 L2 L3 आर वायर्ड टू द correct terminal on the module, it display unit power factor 1 across all 3 phase. It unity power factor is not displayed across all 3 phase. The city have been वायर टू द रॉन्ग फेज ऑन द मॉड्यूल। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे वो कह रहा है कि सिटी के अगर हमारे पावर यूनिफैक्टर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर तो हमारी सिटी सही है, अगर नहीं आ रहा तो फिर हमारे सिटी का कनेक्शन गलत है। अच्छा वो लास्ट पॉइंट में वो कह रहा है कि हमारा जो S1 S2 है अगर वो ये भी हमारा रिवर्स हो जाता है तो फिर भी हमारी जो किलोवाट्स हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगे। जैसे कि ये यहाँ पे शो करवा रहा है ये कि हमारे ये मुकम्मल किलोवाट आ रहे हैं और ये नीचे हमारा पावर फैक्टर भी जो है ये भी हमारा 1 पे है। तो इसको हमारे कनेक्शन जो है ये एग्जैक्ट है। इसमें हमारा L1 के साथ L2 के साथ L3 के साथ उसी तरह रेड की ये देखें L1 पे है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये हमारा इस तरह जंपर ये हमारे इसके कनेक्शन है। और अगर ये हमारा यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, जैसे ये फेज़ यहाँ पे आ गया और ये हमारा यहाँ पे आ गया,
तो इस तरह से ये हमारे रिवर्स में चले जाएंगे। और ये हमारा यहाँ पे ये जो किलोवाट है ये देखें ये 0 हो गया। और इधर ये हमारा जो पावर फैक्टर है ये भी जो है ये भी हमारा जो है जेड नहीं है, ये देखें। तो ये सिटीज़ के कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको हमने ध्यान में रखना। और अगर ये हमारी इस तरह से S1 और S2 ये भी हमारा रिवर्स हो जाए तो उससे भी हमारे ये जो यहाँ पे पावर आती है ये देखें ये L1 की है सिटी, तो L1 की पावर हमारी ख़राब हो जाएगी, ये हमारा नेगेटिव में शो करवाएगा और इसमें हमारा जो ये लोड है ये हमारा प्रॉपर नहीं आएगा। तो इसके स्टिकर पे नहीं जाना चाहिए, असल लेबलिंग और स्टिकर जो है ना वो उल्ट हो जाते हैं। यानी दो आप कहेंगे कि हमारा S1 जो S2 ये तो ठीक था, तो हमने ये भी S1 S2 पर ही लगाई है, तो ये असल स्टिकरिंग गलत हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और अपने सॉफ्टवेयर पे आपने देखते रहना है कि आपकी ये शेयरिंग जो है सिटीज़ की मीटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है या नहीं। अगर व्यूअर्स हमारे यहाँ पे लोड शेयरिंग जो है वो अनस्टेबल हो और हमारा फॉल्स रिवर्स पावर एंड लॉस ऑफ साइटेशन अलार्म आता हो तो इसमें भी बड़ी वजह हमारी मॉनिटरिंग की होती है कि हमारी सिटीज़ हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं। व्यूअर नेक्स्ट हमारी कम्युनिकेशन आ जाती है कनेक्ट डीपसी मॉड्यूल टू आ पीसी विद द डीपसी कॉन्फ़िगरेशन साइट पीसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। अच्छा व्यूअर आपने जब डीपसी मॉड्यूल अपना कॉन्फ़िगर कर लिया अपने मॉड्यूल के साथ तो फिर आपने स्काडा सेशन में गो टू स्काडा जनरेटर मल्टी सेट सेशन है चेक द नंबर्स मैच द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन द सिस्टम। तो ये आपने बस में जाके इसकी आपने सेटिंग करनी है, सेट ऑन द बस टू, सेट ऑन लोड 1 मेन कंट्रोलर ऑन आपके जितने मॉड्यूल्स होंगे उतनी आपने उस हिसाब से सेटिंग इसकी रखनी है। अच्छा व्यूअर इसमें एक और बात बताने वाली है, जो हमारा MNC लिंक का अलार्म होता है या फॉल्ट होता है ये उसी सूरत में हमारा मॉड्यूल बताता है जब हमारी एक दफ़ा MNC प्रॉपर उसमें कनेक्ट होगी और हमारे जनरेटर चल रहे हों। फिर उसके बाद अगर कोई उसमें इशू आता है मसला आता है तो फिर वो अलार्म जनरेट करता है। अगर फर्स्ट टाइम ही हमारी MNC आपस में कनेक्ट नहीं हुई होती तो फिर वो मॉड्यूल हमारा अलार्म नहीं देता। अच्छा व्यूअर्स MNC की लिंक के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड केबल है उसका ये स्टैंडर्ड है बिल्डन 9841। तो ये हमारे केबल जो है ये हमारी सूटेबल होती है। वैसे आप इस शील्डेड कोई भी केबल लगा के उस पर 120 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं दोनों एंड पर। अच्छा भी बस ये हमारी करेक्ट जो है ना MNC की वायरिंग है, जैसे कि यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 मॉड्यूल दिखाए गए हैं और इसकी ये जो SCR ये शील्डेड वायर होती है, A इसकी H और BL होती है। तो AB पे इस तरह से आपने फर्स्ट पे आपने रजिस्टर लगानी है 120 ओम और बीच वाले कंट्रोलरों पर नहीं लगानी अगर आपके कंट्रोलर ज़्यादा हैं। अगर आपके कंट्रोलर 2 ही हैं तो फिर आप फर्स्ट पर और ये लास्ट पर यहाँ पे आप अपने रजिस्टर लगा सकते हैं। और आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ से आपने जैसे ये किया है ना तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लेके आए हैं, यानी आपने बीच में कहीं जॉइंट नहीं लगाना तार का। इसी तरह ये देखें A और ये B यहाँ पे इन्होंने ये रजिस्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे इसी तरह ये सारी वायरिंग इन्होंने की है, कहीं जॉइंट नहीं किया। अच्छा व्यूअर्स आप ये वाला पॉइंट बार बार देख रहे होंगे लोड शेयरिंग अनस्टेबल आउट ऑफ सिंक क्लोजर। तो ये हार्ड स्टेप पे ये अगर आपका प्रॉपर नहीं होता तो ये आपके S1 S2 की वजह से भी हो सकता है, आपकी सिटीज़ की ड्यूरेशन की वजह से भी हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकता है और आपकी फेज़ रोटेशन